नमस्ते बच्चों। आज हम लोग आरोह में प्रवेश करेंगे और इस दरमियान मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं एक ऐसे लेखक को जो कि कहानी जगत के सम्राट माने जाते हैं। जो अब तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपनी रचनाओं से, अपने उद्गार से कालजयी हो गए हैं, अमर हो गए, जिन्हें हर हिंदी प्रेमी बड़े आदर से जिनका नाम पुकारते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया वाद दे दिया, जिन्होंने कल्पना लोक में उड़ान भरने वाली हिंदी को हमारे और आपकी हिंदी बना दिया, जिन्होंने राजा रानी की कहानी परियों की कहानी, स्वर्गलोक में विचरण करने वाले परियों की कहानी को हमारे और आपके बीच की कहानी बनाया था, जिन्हें समस्या उन्मूलक कहानीकार के रूप में मान्यता मिली। वो कहानीकार, कहानी जगत का वो सम्राट थे प्रेमचंद। तो आज हम लोग प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे और अगली कक्षा में नमक का दारोगा, जो उनकी रचना है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में सन्निहित है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमक के बारे में थोड़ी सी चर्चा आज हम लोग कर लेंगे कि आखिर लेखक को नमक का दारोगा क्यों लिखना पड़ा। तो आइए हम लोग प्रेमचंद जी को देखते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 को लम्ही, उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। लम्ही नामक स्थान में हुआ था। और जन्म के समय यानी बचपन में इनका नाम था धनपत राय। धनपत राय। इनके पिताजी का नाम था अजायब राय। पिता अजायब राय। माता का नाम था आनंदी देवी।
बेटे, प्रेमचंद जी ने एक जगह बहुत अच्छा लिखा है कि पेड़ को अगर बचपन में अच्छी देखभाल हो जाए तो उसे पुष्पित पल्लवित होने में देर नहीं लगता। निर्भर करता है कि उस पेड़ के पौधा रूप में कितना देखभाल किया गया। दुर्भाग्य से प्रेमचंद जी का बचपन उन्हीं अभाव में से गुजरा था। प्रेमचंद जी जब छोटे थे उसी समय उनकी माता आनंदी देवी का निधन हो गया था। माता आनंदी देवी का निधन हो गया और इनकी दूसरी मां आ गई इनके जीवन में, सौतेली मां आ गई। कहा जाता है ना कि सौतेली मां अगर लकड़ी की भी हो तो वो भी, उसे भी लोग अच्छा नहीं समझते। प्रेमचंद जी के साथ, धनपत राय के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अजायब राय ये पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, मुंशी का काम करते थे। और दूसरी शादी इनकी हुई, विमाता यानी सौतेली मां आई। अब स्थिति ये कि जब ये धनपत राय किसी तरह की गलती करते तो डांट मिलती ही, नहीं भी करते फिर भी इन्हें सुनना पड़ता। यही कारण था कि ये प्रायः अपने घर से कटे कटे से फिरते थे। बागों में, अमराइयों में, मटर के खेत में, इन सारी जगहों पर ये ज्यादातर रहते। प्रेमचंद का बचपन नामक रचना से मैं आपको बता रहा हूं। और बात बात में, हर बात में विमाता इन्हें दोषी ठहराती। बड़ी परेशानी से इन्हें जीवन व्यतीत करना पड़ा था। पिताजी का जब ट्रांसफर हुआ गोरखपुर से इलाहाबाद, तब इनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलने लगी थी। लेकिन दुर्भाग्य की दूसरी मार, अभी ये बहुत बड़े भी नहीं हुए थे कि पिताजी का निधन हो गया। घर की सारी जिम्मेवारी इनके ऊपर आ गई और इनके मामा, अपने मामा नहीं है, सौतेली मां के भाई, जिसका नाम था माधव, तो मां, सौतेली मां से मिलकर के इनकी शादी एक ऐसे लड़की से करा दी जो कि देखने में भी तो अच्छी नहीं ही थी। कवि नागार्जुन कहते हैं कि स्वभाव से भी वो बड़ी कर्कशा थी। दोनों में बना नहीं, दोनों में बनता नहीं था।
दोनों पड़ती थी, बातें नहीं बनती थी। प्रेमचंद जी पारिवारिक दायित्वों से दब गए थे। घर में कभी कभी ऐसा हो जाता कि खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता। इसी दरमियान में उन्हें वो घर से 6-7 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे, बांस फाटक है जगह का नाम, और वहां ट्यूशन पढ़ा करके घर आते। इस तरह से गुजारा चलता। एक दिन की बात है, घर में कुछ नहीं था खाने के लिए। इनके लिखने की आदत बचपन से ही थी, ये कुछ कुछ लिखते रहते थे। संसार का सबसे बड़ा अनमोल रत्न इनकी पहली कहानी मानी जाती है। तो ये लिखते रहते थे कुछ न कुछ। एक दिन अपनी उस पांडुलिपि को लेकर पहुंच गए एक पुस्तक विक्रेता के पास में, और उनसे कहा कि मैंने कुछ लिखा है, इसे आप रख लीजिए, इसके एवज में कुछ पैसे दीजिए। और वहीं पर बैठे हेडमास्टर साहब ने कहा, क्या है ना, तो जरा देखो तो। और उन्होंने उलटकर देखा और कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे लिखते हो जी, तुम नौकरी करोगे, मास्टर की नौकरी। और उन्हें 10 रुपये महीने पर नौकरी मिल गई और वहां से प्रेमचंद जी का जीवन शुरू हुआ। अपने अथक परिश्रम से, कठोर परिश्रम से ये स्कूल इंस्पेक्टर तक बने थे। लेकिन महात्मा गांधी जी का उसी समय पदार्पण हुआ और उनके आह्वान पर इन्होंने उस सरकारी नौकरी की तिलांजलि दे दी और स्वतंत्र रूप से लेखन करने लगे। और गांधी जी के प्रबल समर्थक हो गए। मर्यादा, जमाना नामक पत्रिकाओं का संपादन किया, कई पत्रिकाओं का। और अब स्थिति ये थी कि इन्हें जेल भी जाना पड़ता था। इन्होंने पहली पत्नी से तो बनती नहीं थी, तो उसे अपने जीवन से निकालकर दूसरी शादी की शिवरानी देवी से। यानी इनकी पत्नी का नाम क्या? शिवरानी देवी। शिवरानी देवी से इन्होंने शादी की। शिवरानी देवी एक विधवा थी, तो इन्होंने अन्य रचनाकारों की तरह अपने कथनी और करनी में अंतर नहीं किया। विधवा उद्धार की जो उस समय की बातें चल रही थी, उसका इन्होंने परिपालन किया। और शिवरानी देवी इनकी काफी ख्याल रखती थी। जब भी इन्हें स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने की बात आती, पुलिस आती इन्हें पकड़ने के लिए, तो कह देते कि इनकी तबीयत खराब है, मैं जा रही हूं। और उसके बदले में वो जेल भरो अभियान को पूरा करती थी। खैर,
तो इस तरह से धनपत राय का जीवन बड़ा कष्टमय रहा। इसी दरम्यान में इन्होंने सोजे वतन नामक रचना जब कर रहे थे, छप कर तैयार थी वो रचना। वो सोजे वतन मानो तो रचना नहीं, बल्कि स्वाधीनता संग्राम के पलीते थे। पलीता कहते हैं पटाखा वगैरह अपने आगे कागज का बना हुआ रहता जिसमें मार पकाते हैं, तो मानो वो पलीता था। जब अंग्रेज को पता चला कि सोजे वतन नामक रचना से भारत में उथल पुथल मच सकता है, हमारे लिए बहुत बड़ा संकट आ सकता है, तो उसने इस तरह का फरमान जारी कर दिया कि धनपत राय को जिंदा अथवा मुर्दा जैसे भी हो पकड़ा जाए और उनके सोजे वतन को रातों रात अंग्रेज कहां पर रखवा दिए पता नहीं चला। और फिर प्रेमचंद जी के नाम से वारंट निकल गया। उससे बचने के लिए धनपत राय ने अपना नाम बदल करके प्रेमचंद रख लिया और तब से प्रेमचंद के नाम से कहानी जगत में ये प्रसिद्ध हो गया। आइए बात करते हैं इनकी कहानी की। चाहे बड़े घर की बेटी हो या मंदिर हो या ईदगाह हो या तेतर हो या पंच परमेश्वर हो या नमक का दरोगा हो, किसी भी कहानी को आप उठा करके देख लीजिए, हर कहानी में इन्होंने किसी न किसी सामाजिक समस्या का निदान करना चाहा है। इन्होंने हमारे भारतीय समाज के कोने कोने में झांका और जहां कहीं कुछ भी इन्होंने गलत पाया, उस गलती को अपनी कलम रूपी तलवार से जड़ से काटने का भरसक प्रयास किया था इन्होंने। इसलिए इन्हें समस्या उन्मूलक कहानीकार के रूप में मान्यता मिली। इनका पहला उपन्यास सेवासदन तो बात तो अगर प्रेमचंद जी के बारे में होने लगे तो काफी लंबी चलेगी बातें। खैर, काफी विपन्नता से ग्रस्त थे ये, काफी गरीबी थी, कहीं से कुछ पैसे आते तो इनका छपाई का कार्य शुरू होता सरस्वती का, और पैसे खत्म हुए फिर काम बंद। इनकी मान्यता थी कि मैं कलम का मजदूर हूं और मजदूर को बिना परिश्रम खाने का अधिकार नहीं है। तो प्रत्येक दिन ये लिखते, बिजली के अभाव में ढिबरी जला करके लिखते, बड़ी परेशानी, बड़ी विपन्नता से, बड़ी गरीबी, बड़ी फटेहाली से इनका जीवन व्यतीत हो रहा था। और इसी तरह से समय बीतता गया। सन 1936 का कि वो दुखद रात प्रेमचंद जी को तपेदिक हो गया। उल्टी कर रहे थे, खून की उल्टी। और सन 1936 की वो काली रात हमसे, हमारे बीच से प्रेमचंद जैसे महान विभूति को सदा के लिए ले गए।
हिंदी साहित्य के लिए 1936, हिंदी साहित्य नहीं कहेंगे, साहित्य जगत के लिए 1936 बहुत बुरा वर्ष रहा, क्योंकि 1936 में जहां काल ने हमसे हिंदी साहित्य के सम्राट कहे जाने वाले, हिंदी कथा जगत के सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद जी को छीन लिया, वहीं दूसरी तरफ रशियन साहित्य से मैक्सिम गोर्की को छीन लिया और बांग्ला साहित्य से शरद चंद्र जोशी को हमसे, हमारे बीच से सदा सदा के लिए छीन लिया। प्रेमचंद जी आज नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाएं उन्हें युग युगांतर तक जीवित रखेंगी। तो ये रहा प्रेमचंद जी के बारे में। आइए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं नमक का दरोगा का। नमक का दरोगा जो रचना है, नमक जो शब्द है, पहले इस पर ध्यान देते हैं। आपके लिए आपके पापा जॉब में हैं, 30 दिन काम करते हैं, फिर उन्हें सैलरी मिलती है। क्या मिलती है? सैलरी, वेतन, है ना बेटे। ये सैलरी शब्द जो है वो सैलोरियम से बना हुआ शब्द है, और सैलोरियम का अर्थ है नमक। नमक उस समय जब हमारा देश आजाद नहीं था, उस समय नमक बहुत ही महत्वपूर्ण था। बहुत गिने चुने हुए संपन्न परिवार में नमक खाने में डाला जाता था, या फिर किसी के यहां कोई अतिथि आ गए तो उनके लिए नमक का व्यवहार होता। लोग रोज दिन भर काम करते और शाम में उन्हें मजदूरी के रूप में नमक दिया जाता था। तो वहीं से वो शब्द बना है नमक का सरियत देना, यानी जिस काम के लिए हमने वेतन लिया है उस काम को करना है। शोले फिल्म में आपने सुना है ना? जब गब्बर सिंह कहता है कि तेरा क्या होगा कालिया, तो कहते हुजूर मैंने आपका नमक खाया, तो आप गोली खा। ये नमक खाया, नमक खाया। नमक तो आप भी जाकर के खा लेते हैं होटल में, तो उसका गुलाम होंगे क्या? नहीं, नमक खाया है का मतलब हमने उस काम को करने के लिए आपसे वेतन लिया है। तो नमक जो हुआ करता था बहुत महंगा मिलता था। जो चीज महंगी हो उसके लूटने की भी ज्यादा आशंका रहती है, डर रहता है। इसलिए सरकार को नमक का विभाग बनाना पड़ा था, और उस नमक के विभाग के दरोगा थे बंशीधर। तो आइए, तो आज से ये लगता है वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे नमक का दरोगा रचना के। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए।